दुनिया के अमीर देशों में आज हेल्थ बहुत अच्छी है। अब मलेरिया जैसी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। बच्चे भी अब पैदा होते ही नहीं मरते। यह जीने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन एक बात बहुत अजीब है, समाज में आपकी जगह कहाँ है, आपका स्टेटस कहाँ है, यह तय करता है कि आप कब बीमार होंगे, आप कितना लंबा जिएंगे। यह भी आपके स्टेटस पर ही निर्भर करता है। ऊपर और नीचे वालों के बीच का यह फर्क बढ़ता ही जा रहा है। सोशल हायरार्की यानी समाज की हैसियत का मतलब क्या है? मान लीजिए आप गरीब नहीं हैं, आपके पास नौकरी है और पक्का घर है, आपके बच्चे भूखे नहीं सोते, आपको पीने का साफ पानी और अच्छा खाना मिलता है। लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग आपसे ऊपर हैं। उनके पास ज्यादा पैसा, बड़ा घर या बड़ी नौकरी हो सकती है। लोग उनकी ज्यादा इज्जत करते हैं, उनका स्टेटस आपसे ऊपर है। वहीं कुछ लोग आपसे नीचे भी हैं। वे एकदम गरीब नहीं हैं, पर उनका स्टेटस आपसे कम है। रिसर्च में एक हैरान करने वाली बात पता चली है। समाज की इस सीढ़ी पर, इस लैडर पर आप जितने ऊपर होंगे, आपकी सेहत उतनी ही अच्छी होगी। इसे ही मैं स्टेटस सिंड्रोम कहता हूं। यह बात बहुत चौंकाने वाली है। अच्छी नौकरी वाले लोग उन लोगों से पहले क्यों मर जाते हैं जो उनसे थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या 5 कमरों के घर में रहना 4 कमरों से बेहतर है? क्या डिग्री ज्यादा होने से उम्र लंबी हो जाती है? इस किताब में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। जब इंसान के पास बुनियादी यानी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है। पहली, अपनी जिंदगी पर आपका कितना कंट्रोल है। दूसरी, आपको समाज और लोगों के बीच कितनी पार्टिसिपेशन मिलती है। हेल्थ और लंबी उम्र के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। जब हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं मिलता तो हेल्थ बिगड़ने लगती है। यही स्टेटस सिंड्रोम की असली वजह है। इसे समझने में मुझे 25 इयर्स की रिसर्च लगी। आज के ज़माने में लोग हेल्थ के लिए मशीनों की बात करते हैं, लेकिन असली बात हमारा काम और रहने का तरीका है। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर का एग्जाम्पल लीजिए। वहाँ की मेट्रो ट्रेन में एक छोटा सा सफ़र करिए। जैसे जैसे आप अमीर इलाके से गरीब इलाके की तरफ जाएंगे, लोगों की उम्र कम होती जाएगी। एक एंड और दूसरे एंड के लोगों की उम्र में 20 साल का फर्क है। यह सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। ब्रिटेन, जापान और रूस, हर जगह यही हाल है। लोग सोचते थे कि यह सिर्फ अमीरी गरीबी का मामला है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह समाज में ऊंच नीच का असर है, हायरार्की का। यह किताब सिर्फ उन गरीबों के बारे में नहीं है, यह हम सब के बारे में है। हम इस सीढ़ी पर कहीं भी हों, ऊपर वाले हमसे ज्यादा हेल्दी हैं और नीचे वाले कम। मैं यहां सिर्फ गरीबी की बात नहीं कर रहा। दुनिया में बहुत लोग सच में बहुत गरीब हैं। उनके पास खाना और दवा नहीं है, लेकिन यह किताब उन लोगों के बारे में है जो गरीब नहीं हैं, फिर भी बीमार हैं। हार्ट डिजीज और स्ट्रेस यानी दिल की बीमारी और मानसिक तनाव को लोग अमीरों की बीमारी मानते थे। वे सोचते थे कि बड़ी जिम्मेदारी और काम के बोझ से ऐसा होता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि समाज में आपका स्टेटस जितना कम होगा, इन बीमारियों का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। यह सब हमारे ब्रेन की वजह से होता है। जब हमें समाज में नीचा महसूस होता है तो उसका बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इससे हम बीमार हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं कि जिंदगी की परेशानियां बीमार कर सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक और बड़े अफसर इस पर ध्यान नहीं देते। मेरा मकसद यही सोच को बदलना है। अगर हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिले तो हम सब एक बेहतर और हेल्दी समाज बना सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि गरीब इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे सिगरेट पीते हैं या बुरा खाना खाते हैं। कुछ कहेंगे कि उन्हें अच्छी दवा नहीं मिलती, लेकिन असली वजह कुछ और है। समाज को चलाने का हमारा तरीका ही गलत है। जब तक सबको बराबरी और अपनी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा, यह स्टेटस सिंड्रोम खत्म नहीं होगा। इसे बदलना हमारे हाथ में है। मैं एक डॉक्टर हूं।
शुरू में मुझे शरीर के विज्ञान में यानी साइंस में मजा आता था। फिर मैं असली मरीजों से मिला। मैंने देखा कि लोगों को सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, उन्हें अपनी जिंदगी से भी परेशानी है। पागल खाने में काम करते हुए मुझे चिंता हुई। मरीजों के पास घर नहीं था, उनके घर का माहौल खराब था। उन्हें ठीक करके वापस उसी दुख में भेजने का क्या फायदा? क्या हमें बाहर की दुनिया नहीं बदलनी चाहिए? दिल और सांस के मरीज अस्पताल आते थे, हम उन्हें ठीक करके घर भेजते। 3 महीने बाद वे फिर बीमार होकर आ जाते। एक बात से दूसरी बात जुड़ी है। बीमारी की वजह ढूंढते हुए मैं समाज तक पहुंच गया। समाज की बनावट ही तय करती है कि कौन बीमार होगा। अगर हमें सबकी सेहत सुधारनी है तो समाज को सुधारना होगा। फेमस इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन भी यही कहते हैं। अगर किसी देश के लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो वह देश सक्सेसफुल है। हेल्थ से पता चलता है कि समाज अपने लोगों का ख्याल रख रहा है या नहीं। एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं आपको। 1970 के दशक में डेनियल पेट्रिक नाम के एक नेता थे। उन्होंने देखा कि सोवियत यूनियन में मौतें तेजी से बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समाज की बीमारी है, यह सिस्टम जल्द ही गिर जाएगा। लेकिन उन पर लोग हंसे। पर 9 साल बाद ठीक वैसा ही हुआ। सोवियत यूनियन में लोगों का अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं था। वे समाज के कामों में पार्टिसिपेशन नहीं ले पा रहे थे। जब लोगों का अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं चलता तो हेल्थ बिगड़ने लगती है। इसी से स्टेटस सिंड्रोम पैदा होता है। अमीर और गरीब देशों के बीच बहुत फर्क है, लेकिन मेरी रिसर्च आम लोगों पर है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि विकास का मतलब है आजादी, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। जब लोगों के पास अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं होता तो बीमारियां फैलती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अमीर भी तो जल्दी मरते हैं, जैसे प्रिंसेस डायना या विंस्टन चर्चिल, जो खूब पीते थे पर लंबा जिए। लेकिन ये सिर्फ एक्सेप्शंस हैं। ज्यादातर पीने वाले जल्दी मरते हैं। मैं यहां एवरेज और आम लोगों की बात कर रहा हूं। अमीर देशों में लोग अब 70 से 80 साल जीते हैं, लेकिन उसी देश में कुछ लोग कम जीते हैं। अफ्रीका में एवरेज उम्र सिर्फ 40-50 साल है। हम अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। स्टेटस सिंड्रोम हमें पीछे खींच रहा है। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। पैसा जरूरी है, पर सब कुछ नहीं। सबसे जरूरी है आपकी जगह, आपका स्टेटस। आप दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। यह आपकी हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। आपका स्टेटस आपके दिमाग पर असर डालता है। इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है। यही स्ट्रेस बीमारियों का रास्ता खोलता है। अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं कि वहां सब बराबर है, पर यह सच नहीं है। वहां भी क्लास डिस्टिंक्शंस यानी ऊंच नीच बहुत ज्यादा है। एक मशहूर नाटक है ला बोहेम। इसमें 2 प्रेमी हैं, रुडोल्फो और मिमी। दोनों ही बहुत गरीब हैं। रुडोल्फो एक पढ़ा लिखा कवि है, वह अपनी मर्जी से गरीबी में जी रहा है। वहीं मिमी एक बेचारी मजदूर है। मिमी को टीबी की बीमारी हो जाती है और वह मर जाती है। सवाल यह है कि रुडोल्फो क्यों नहीं मरा। रुडोल्फो के पास पढ़ाई थी और अपने जिंदगी पर कंट्रोल था। मिमी के पास न पैसा था, न साथ देने वाला कोई और, न अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। सिर्फ प्यार किसी की जान नहीं बचा सकता। गरीबी का दुख प्यार से बड़ा हो जाता है। हमारी हेल्थ और हमारी जिंदगी अलग अलग नहीं है। हम सोचते हैं कि हेल्थ सिर्फ खान पान या एक्सरसाइज से बनती है, लेकिन सच तो यह है कि समाज में हमारी इज्जत, हमारा स्टेटस और हमारे रिश्ते तय करते हैं कि हम कब मरेंगे। इसे समझने के लिए एक परेड की कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए। मान लीजिए सब लोग अपनी पढ़ाई के हिसाब से लाइन में खड़े हैं। जो सबसे कम पढ़े हैं वे सबसे आगे हैं। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के चेहरे पर एक अलग चमक है। जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी लंबी उम्र। यह सिर्फ सबसे ऊपर और सबसे नीचे वालों की बात नहीं है। हर एक कदम जो आप पढ़ाई में ऊपर चढ़ते हैं, आपकी हेल्थ
थोड़ी और अच्छी हो जाती है। इसे सोशल ग्रेडियंट कहते हैं। यही बात पैसों के साथ भी सच है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई। इसमें पता चला कि सबसे गरीब घर के लोगों के मरने का खतरा सबसे अमीर लोगों से 4 टाइम्स ज्यादा होता है। जो लोग सबसे अमीर से सिर्फ एक पायदान नीचे हैं, उनके मरने का खतरा भी 34% ज्यादा होता है। यह सिर्फ गरीबी की समस्या नहीं है, यह इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी की समस्या है। यह हम सबको इफेक्ट करती है। अगर हम समाज की इस सीढ़ी में बीच में हैं तो हमारी हेल्थ सबसे ऊपर वालों से खराब होगी। एक और कहानी सुनिए। 1911 में कैप्टन स्कॉट साउथ पोल की यात्रा पर गए। उनके साथ 4 और लोग थे। उनमें से एक थे सीमैन इवांस। इवांस सबसे मजबूत थे और लोअर क्लास से थे, लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड में सबसे पहले इवांस ही मरे। क्यों? क्योंकि इवांस का अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं था। वह सिर्फ हुक्म मानने वाले थे। जब चीजें खराब हुई तो उनके दिमाग ने साथ छोड़ दिया। स्ट्रेस ने उनके शरीर को तोड़ दिया। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए हॉलीवुड का। यहाँ तो सबके पास बहुत पैसा है, पर यहाँ भी एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट हुआ। जो एक्टर ऑस्कर जीतते हैं वे दूसरे एक्टर से लगभग 4 साल ज्यादा जीते हैं। सोचिए, सिर्फ एक इनाम जीतने से उम्र 4 साल बढ़ गई। यह पैसा नहीं, क्योंकि जो नहीं जीते उनके पास भी बहुत पैसा था। यह है इज्जत, स्टेटस और खुद पर गर्व, सेल्फ स्टीम। ऑस्कर जीतने से मिलने वाली इज्जत इंसान के दिल की बीमारी के खतरे को लगभग खत्म कर देती है। लेकिन यह बात स्क्रिप्ट राइटर्स पर लागू नहीं होती। वे ऑस्कर जीते या न जीते, उनकी उम्र नहीं बढ़ती। शायद इसलिए क्योंकि वे इज्जत के लिए नहीं, सिर्फ पैसों के लिए लिखते हैं। कौन कौन सी बीमारियां इस हायरार्की को मानती हैं, इस सीढ़ी को? इसका जवाब है लगभग सब। आप समाज में जितना नीचे होंगे खतरा उतना ही ज्यादा होगा। दिल की बीमारी, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, किडनी डिजीज और यहाँ तक कि सुसाइड भी इसी सीढ़ी के हिसाब से चलती है। 25 साल पहले जब मैंने अपनी रिसर्च शुरू की तो मेरी सासू माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं क्या जांच रहा हूं तो वे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। मैं यह देख रहा था कि ऑफिस के चपरासी को बड़े साहब के मुकाबले हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा क्यों होता है। उस जमाने में सब यही मानते थे कि बड़े साहब को ज्यादा स्ट्रेस होती है, इसलिए उन्हें ही हार्ट अटैक आना चाहिए। अखबारों में भी यही छपता था। लेकिन मेरी रिसर्च ने दिखाया कि पुरानी सोच गलत थी। अब हायरार्की, अब सीढ़ी पर नीचे रहने वालों को दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा है। पर घबराइए मत, एक अच्छी खबर भी है। सबकी हेल्थ सुधर सकती है। ब्रिटेन के आंकड़ों को देखिए। 1970 के मुकाबले 1990 में हर क्लास के लोगों की उम्र, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। एक मजदूर यानी अनस्किल्ड मैनुअल की उम्र भी 20 सालों में काफी सुधर गई। यहाँ तक कि 1990 के एक साधारण मजदूर की उम्र 1970 के एक अमीर डॉक्टर या इंजीनियर से भी ज्यादा थी। इसका मतलब है कि हेल्थ सिर्फ हमारे शरीर पर निर्भर नहीं है। अगर समाज के हालात सुधरें तो सबकी उम्र लंबी हो सकती है। लेकिन एक बुरी खबर भी है। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 1970 में ऊपर और नीचे वालों के बीच उम्र का फर्क 5.5 ईयर्स था। 1990 तक यह बढ़कर 9.5 ईयर्स हो गया। अब सवाल यह है कि टीबी और दिल की बीमारी में क्या कनेक्शन है। टीबी एक बैक्टीरिया से होती है, एक कीटाणु से। लेकिन 100 साल पहले भी गरीब लोग टीबी से ज्यादा मरते थे। इस बैक्टीरिया की दवा आने से बहुत पहले ही टीबी से मौतें 80% तक कम हो गई थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के रहने के हालात और खाना सुधर रहा था। आज दिल की बीमारी के लिए हम स्मोकिंग या गलत खाने को दोष देते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि हायरार्की में नीचे रहने वाले लोग ज्यादा स्मोकिंग क्यों करते हैं या वे खराब खाना क्यों खाते हैं। वजह है बेबसी, हेल्पलेसनेस। जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी पर उसका कंट्रोल नहीं है
तो वह स्ट्रेस में रहता है। यही हेल्पलेसनेस, यही बेबसी हमारे शरीर को बीमारियों के लिए कमजोर बना देती है। बैक्टीरिया स्मोकिंग तो सिर्फ जरिया है, असली बीमारी तो समाज की ये ऊंच नीच है, ये हायरार्की। हमें सिर्फ कीटाणुओं से नहीं, इस हेल्पलेसनेस से भी लड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि एक इंसान का बीमार होना और एक पूरे ग्रुप का बीमार होना दो अलग बातें हैं। हम पूछ सकते हैं कि फलाना क्यों बीमार हुआ, पर ज्यादा जरूरी सवाल है कि कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बीमार क्यों होते हैं। एक इंसान की बीमारी की वजह उसकी अपनी हो सकती है, पर एक पूरे ग्रुप की बीमारी की वजह समाज के हालात होते हैं, सोशल कंडीशंस। डॉक्टर जेफरी रोज अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते थे। वे फिट थे और सिगरेट नहीं पीते थे। इंग्लैंड के हिसाब से उनका खतरा बहुत कम था, पर अगर उनकी कंपैरिजन चीन या जापान के लोगों से करें तो उनका खतरा ज्यादा था, क्योंकि इंग्लैंड में दिल की बीमारी का रेट बहुत ज्यादा है। एक कम खतरे वाला अंग्रेज भी एक एवरेज जापानी से ज्यादा खतरे में होता है। सड़क हादसों को ही देख लीजिए, हर साल करीब करीब एक जितने ही हादसे होते हैं। मरने वाले लोग अलग होते हैं, पर हादसों का नंबर, उनका रेट वैसा ही रहता है। आदमी औरतों के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा हादसों में मरते हैं। इसे सिर्फ किस्मत या बुरी घड़ी नहीं कह सकते, यह एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक तय पैटर्न है जो समाज में दिखता है। शिकागो और इंग्लैंड में एक स्टडी हुई। दोनों जगह जवान लड़के एक दूसरे को ज्यादा मारते हैं। यह जवान लड़कों का एक जैसा नेचर हो सकता है, पर शिकागो में मर्डर होने का रेट इंग्लैंड से 30 टाइम्स ज्यादा है। वजह है शिकागो के समाज के हालात, सोशल एनवायरनमेंट। वहां का माहौल लड़कों के अंदर के गुस्से को हिंसा में बदल देता है। आपकी सेहत पर 2 चीजों का असर पड़ता है। पहला, आप अंदर से कैसे हैं, आपके जीन्स। दूसरा, आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपके माता पिता 100 साल जिए तो आपकी उम्र लंबी होने का चांस है, पर अगर आप बहुत खराब माहौल में रह रहे हैं तो वह चांस कम हो जाएगा। इंसान अपने माहौल के हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करता है। शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि हमारी किस्मत तारों में नहीं बल्कि हमारे खुद के अंदर है। क्या हम अपनी स्टेटस लेकर पैदा होते हैं या इसे खुद हासिल करते हैं? सच तो यह है कि समाज की सीढ़ी, ये हायरार्की पर हम जहां खड़े होते हैं, उसका हमारी सेहत पर काफी गहरा असर पड़ता है। मेरी जिंदगी ब्रिटिश सरकारी नौकरी की रिसर्च ने बदल दी। मैंने पिछले 30 सालों से सरकारी कर्मचारियों की हेल्थ पर नजर रखी है। इसे व्हाइट हॉल स्टडी कहते हैं। यहाँ हायरार्की, ऊंच नीच बहुत साफ है, इसलिए इसे समझना आसान है। इस स्टडी में एक हैरान करने वाली बात पता चली। सबसे नीचे के पदों पर काम करने वाले लोगों के मरने का खतरा सबसे बड़े अफसरों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा था। लोग अक्सर कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वे बुरा बर्ताव करते हैं, जैसे सिगरेट पीना, कसरत न करना या खराब खाना खाना। वे इसे अपनी मर्जी, फ्री विल का नाम देते हैं। पर हमने जब इसकी गहराई से रिसर्च की तो हकीकत कुछ और ही निकली। अगर हम सिगरेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों को अलग कर दें तो भी सेहत का यह फर्क बना रहता है। यह सब चीजें मिलकर सेहत के फर्क को सिर्फ 30% वजह ही बता पाती हैं, बाकी 70% फर्क की वजह कुछ और है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद सबको एक जैसा डॉक्टर मिले तो फर्क खत्म हो जाएगा, लेकिन व्हाइट हॉल स्टडी में सबको एक जैसी हेल्थ सर्विस मिलती थी, फिर भी सेहत का यह अंतर कम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इलाज से ज्यादा जरूरी वह एनवायरनमेंट है जिसमें हम जीते हैं। क्या हमारी सेहत सिर्फ हमारे जीन्स पर टिकी है? कुछ लोग कहते हैं कि अमीर होना उनके खून में है। वे कहते हैं कि गरीब अपने जीन्स की वजह से बीमार है, लेकिन यह सच नहीं है। जीन जरूरी है, पर एनवायरनमेंट भी उतना ही जरूरी है। लंबाई और समाज की हैसियत, हाइट और स्टेटस का गहरा रिश्ता है। ब्रिटेन में एक फेमस टीवी शो आया था। उसमें 3 लोग अपनी लंबाई के हिसाब से खड़े थे।
सबसे लंबा आदमी बोला, मैं ऊंची क्लास का हूं, मैं इन दोनों को नीचे देखता हूं। बीच वाला बोला, मैं मिडिल क्लास का हूं, मैं उसे ऊपर देखता हूं और इसे नीचे। सबसे छोटा आदमी बोला, मैं अपनी औकात, अपना प्लेस जानता हूं। यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह सच है। बड़े अफसर नीचे वालों से 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस ज्यादा लंबे होते हैं। क्या लंबा होने से प्रमोशन मिलती है या बड़े अफसर बनने पर लंबाई बढ़ जाती है? नहीं, असली वजह कुछ और है। जिस इन्वायरमेंट में हम पलते हैं वही सब तय करता है। लंबा होना बायोलॉजिकल फिटनेस की निशानी है। लंबे लोगों को दिल की बीमारी कम होती है। 6 फुट लंबे लोगों को हार्ट अटैक का खतरा 40% कम हो जाता है। मेरे अपने परिवार की एक कहानी सुनिए। मेरे दादा के 9 बच्चे थे। मेरे चाचाओं की लंबाई अलग अलग थी। बड़े भाई सबसे छोटे थे क्योंकि तब परिवार गरीब था। उन्हें बचपन में अच्छा खाना नहीं मिला। जैसे जैसे परिवार की कमाई बढ़ी, छोटे भाइयों की लंबाई बढ़ती गई। सबसे छोटा भाई फिर से थोड़ा छोटा रह गया क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही पिता की मौत हो गई थी। परिवार फिर से तंगी में आ गया था। यही बात पूरे देश पर भी लागू होती है। पिछले 150 सालों में इंसानों की एवरेज लंबाई बढ़ी है। जर्मन लोग पहले अमेरिकियों से छोटे थे, अब वे अमेरिकियों से लंबे हैं। हमारे जीन्स इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। यह सब अच्छे खाने और अच्छे एनवायरनमेंट का कमाल है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। बड़े अफसरों का दिमाग तेज होता है, पर क्या वे ऐसा दिमाग लेकर पैदा हुए थे? रिसर्च कहती है कि 1950 के बाद से सबका आईक्यू बढ़ा है। आज के बच्चे अपने माँ बाप से 20 पॉइंट्स ज्यादा होशियार हैं। जीन और एनवायरनमेंट मिलकर काम करते हैं। जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है उसे वैसा ही माहौल मिलता है, इससे वह और होशियार हो जाता है। इसलिए समाज की ऊंच नीच, ये हायरार्की सिर्फ जीन का खेल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मलाई हमेशा ऊपर आती है, मतलब हेल्दी लोग तरक्की करके ऊपर पहुंच जाते हैं और बीमार लोग नीचे रह जाते हैं। इसे हेल्थ रिलेटेड सोशल मोबिलिटी कहते हैं। रिसर्च कहती है कि ऐसा होता तो है, पर बहुत कम। असल में आपकी आज का स्टेटस ही आपकी हेल्थ को तय करता है। अगर एक गरीब घर का लड़का मेहनत करके बड़ा अफसर बनता है तो उसकी हेल्थ सुधर जाती है। यह उसकी कामयाबी और सोशल कंडीशंस की वजह से होता है। एडम स्मिथ कहते थे कि नेसेसिटी, जरूरत, सिर्फ रोटी नहीं है। जरूरत वह चीज है जो समाज में इज्जत यानी डिसेंसी दिलाए। जैसे पुराने जमाने में बिना शर्ट के बाहर जाना बुरा माना जाता था। जूते न हो तो गरीब आदमी शर्मिंदा महसूस करता था। समाज के ये कायदे तय करते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, अगर गरीब आदमी मुर्गा खा रहा है तो समझिए या तो आदमी बीमार है या फिर मुर्गा। समाज अपने खास लोगों को पैसा, स्टेटस और पावर देता है। ये तीनों चीजें हमारी सेहत यानी हमारी हेल्थ से जुड़ी हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पर क्या बैंक बैलेंस शरीर को ठीक रखता है? क्या पैसा सिर्फ अच्छे डॉक्टर खरीदने के काम आता है? रिसर्च कहती है कि अगर सबके पास बराबर पैसा हो तब भी हेल्थ की ऊंच नीच हायरार्की रहेगी। स्टेटस सिंड्रोम सिर्फ पैसे से खत्म नहीं होता। गरीब के लिए उसकी गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब देशों में पैसा बेसिक नीड्स पूरी करने के काम आता है, जैसे साफ पानी, घर और खाना। एक बार पेट भर जाए तो स्टेटस ज्यादा जरूरी हो जाती है। तब यह मायने रखता है कि आप दूसरों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं, आपकी रिलेटिव इनकम क्या है। पैसा तब सिर्फ एक स्कोर बन जाता है जिससे सक्सेस नापी जाती है। 100 साल पहले अमीर देशों में भी गरीब बच्चे बहुत मरते थे। 1900 में इंग्लैंड के यॉर्क शहर में 4 में से 1 बच्चा 1 साल का होने से पहले मर जाता था। आज 100 में से शायद ही 1 बच्चा मरता है। पुराने जमाने में कोयला खानों में काम करने वाले बहुत दुख में रहते थे। एक ही बिस्तर पर 3 लोग बारी बारी से सोते थे। वे हफ्ते में सिर्फ 1 बार मांस खाते थे। घर में नमी, ठंड और गंदगी रहती थी। इसी वजह से बच्चों की मौत और बड़ों को टीबी जैसी बीमारियां होती थी।
आज का गरीब आदमी 100 साल पहले के अमीर आदमी से बेहतर हालात में है। पुराने जमाने के अमीरों के बच्चे भी आज के गरीबों के मुकाबले ज्यादा मरते थे। मतलब साफ है कि अगर समाज तरक्की करता है तो गरीब बच्चों के बचने का चांस भी बढ़ जाता है। अमीर देशों में अब पैसे का सेहत से वह रिश्ता नहीं रहा। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, पर लंबी उम्र के मामले में वह 26 नंबर पर आता है। ग्रीस जैसे देशों में अमेरिका से आधा पैसा है, फिर भी वहां लोग ज्यादा जीते हैं। एक बार मटेरियल कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ज्यादा पैसा बेहतर हेल्थ की गारंटी नहीं देता। अमेरिका में रहने वाले काले लोगों की कहानी देखिए। उनके पास दुनिया के हिसाब से अच्छा पैसा है, पर वे कोस्टा रिका जैसे गरीब देश के लोगों से भी कम जीते हैं। न्यूयॉर्क के हार्लेम में रहने वाले 3 में से 2 काले लड़के 65 की उम्र तक नहीं पहुंच पाते। उनकी मौत की वजह गंदगी नहीं, बल्कि दिल की बीमारी, खून खराबा और HIV एड्स हैं। मनी कम होना ही असली गरीबी नहीं है। पैटी नाम की एक महिला की कहानी सुनिए। वह एक दुकान पर कैशियर है। उसके पास घर है, पानी है और खाना भी है, पर वह अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेज सकती। बाहर बहुत मारपीट और गंदगी रहती है। पैटी के पास बच्चों को स्विमिंग ले जाने के पैसे नहीं हैं। वह अपने बच्चों को वे जूते नहीं दिला पाती जो दूसरे बच्चों के पास हैं। वह खुद को अकेला महसूस करती है। स्ट्रेस दूर करने के लिए वह सिर्फ सिगरेट पीती है। नर्स कहती है कि सिगरेट मत पियो, यह हेल्थ के लिए बुरा है। पर पैटी की असली बीमारी सिगरेट नहीं, बल्कि लैक ऑफ कंट्रोल है। उसकी बेबसी है। वह समाज के सोशल पार्टिसिपेशन से कटी हुई है। उसे समाज में दूसरों के बराबर होने का मौका नहीं मिलता। यही बेबसी उसे बीमार बना रही है। कभी कभी हमें ऐसी बात पता चलती है जो हमारी दुनिया बदल देती है। अमर्त्य सेन की एक किताब ने मेरे साथ यही किया। उन्होंने लिखा कि हर इंसान बराबरी चाहता है, पर हर कोई अलग चीज की बराबरी चाहता है। कोई कहता है कि सबको बराबर पैसे मिले, दूसरा कहता है कि सबको अपनी मर्जी की आजादी मिले, फ्रीडम मिले। ये दोनों अपनी अपनी जगह बराबरी की ही बात कर रहे हैं, बस उनकी सोच अलग अलग है। अमर्त्य सेन ने एक नया तरीका दिया। इसे कैपेबिलिटीज का तरीका कहते हैं, काबिलियत का। गरीबी का मतलब सिर्फ कम पैसे होना नहीं है। असली गरीबी का मतलब है अपनी जिंदगी को ढंग से जीने की ताकत न होना। पैसा अपने आप में सब कुछ नहीं है। पैसा तो बस एक जरिया है। असली मकसद तो अपनी मर्जी की जिंदगी जीना है। इसे आजादी या फ्रीडम भी कह सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं पर आप समाज में सोशल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा सकते तो वह पैसा बेकार है। यूरोप में लोगों से एक सवाल पूछा गया, गरीब कौन है? लोगों ने जो जवाब दिए वे बहुत इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने रोटी कपड़ा नहीं बल्कि कुछ और ही चीजें गिनाई। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप गरीब हैं। घर की पुरानी चीजें ठीक कराने का पैसा न होना, घर को थोड़ा सजाने के पैसे न होना, नौकरी के इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े न होना, कभी कभार दोस्तों को चाय नाश्ते पर घर न बुला पाना, साल में एक बार कहीं घूमने न जा पाना। बच्चों के लिए भी कुछ जरूरी चीजें बताई गई। खिलौने और साइकिल का न होना, स्कूल की पिकनिक पर न जा पाना, दोस्तों को घर पर बुलाकर खिला पिला न पाना। अगर आप अपने बच्चों को नए जूते नहीं दिला सकते तो आप खुद को गरीब समझेंगे, भले ही आपके पास खाने के लिए रोटी हो। इसे रिलेटिव गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, यानी दूसरों के मुकाबले खुद को कम समझना। यही सोच इंसान को स्ट्रेस देती है, तनाव देती है। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च स्वीडन में हुई। वहां देखा गया कि PhD करने वाले लोग ज्यादा लंबा जीते हैं। वे उन लोगों से भी ज्यादा जीते हैं जो सिर्फ कॉलेज गए थे। पढ़ाई का उम्र से क्या रिश्ता? ज्यादा पढ़ाई से इंसान को अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। उसे समाज में ज्यादा स्टेटस मिलती है। यही स्टेटस, यही इज्जत और कंट्रोल उसे हेल्दी रखता है। अमीर देशों में जहां इनइक्वालिटी ज्यादा है, जहां ऊंच नीच ज्यादा है, वहां मौतें भी ज्यादा होती हैं। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां लोग गरीब हैं, बल्कि इसलिए कि वहां समाज में मेल जोल कम है। वहां
सीढ़ियां, वहां हायरार्कीज बहुत ऊंची और नुकीली हैं। जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने पूछा, क्या भूख से तड़पना ज्यादा बुरा है या पड़ोसी की नई कार देखकर जलन महसूस करना? मेरे एक दोस्त ने मेरी रिसर्च की कंपैरिजन बबून्स पर हुई एक रिसर्च से कर दी। अखबारों ने मजाक उड़ाया, सरकारी अफसरों को बंदर बना दिया, पर इसमें एक गहरा लेसन भी था। नीचे वाले बंदर सिगरेट नहीं पीते, वे बर्गर या पिज्जा भी नहीं खाते, वे डॉक्टर के पास जाना भी नहीं भूलते। फिर भी जो बंदर अपनी हायरार्की में नीचे होते हैं वे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उनकी हेल्थ ऊपर वाले बंदरों से यानी बबून से खराब होती है। मतलब हेल्थ का खराब होना सिर्फ बुरी आदतों का फल नहीं है, यह समाज की सीढ़ी में या हायरार्की में नीचे होने का नतीजा है। अगर सीढ़ी हमेशा रहेगी तो ऊंच नीच भी हमेशा रहेगी और सेहत का यह फर्क भी बना रहेगा। क्या यह सब हमारे नेचर में है? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? मेरा जवाब है, इसे बदला जा सकता है। स्टेटस सिंड्रोम सिर्फ शरीर का बायोलॉजी नहीं है, यह समाज और बायोलॉजी दोनों का मेल है। ऊंच नीच शायद हमेशा रहे, पर उसके नतीजे बदले जा सकते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि हमें देखना चाहिए कि इंसान क्या कर सकता है, यानी उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। अगर समाज के हालात अच्छे हैं तो सबकी सेहत अच्छी होगी। सेहत ही बताती है कि हमारा समाज कैसा है। हैप्पीनेस पर हुई रिसर्च भी यही कहती है। पिछले 30-40 सालों में देश अमीर हुए पर लोग ज्यादा खुश नहीं हुए। अमेरिका और जापान में पैसा बहुत बढ़ा पर हैप्पीनेस पर खुशी वहीं की वहीं रही। पैसे से खुशी तभी मिलती है जब आप अपने साले या पड़ोसी से ज्यादा कमाते हैं। अगर सबकी कमाई बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस दूसरों से ऊपर दिखना है। एकेडमिक लोगों को ही देख लीजिए, उन्हें कार की परवाह नहीं है, पर उन्हें इस बात की बहुत परवाह होती है कि दूसरे उनके काम की कितनी इज्जत कर रहे हैं। इंसान के अंदर एक खास तरह का पक्षपात, एक सेल्फ इन्हेंसमेंट बायस होता है। अमेरिका के कॉलेज स्टूडेंट से पूछा गया कि वे दूसरों से कितने बेहतर हैं। ज्यादातर ने कहा कि वे एवरेज से बहुत बेहतर हैं, बेटर देन एवरेज। वहीं जापान के स्टूडेंट्स ने खुद को सबके बराबर बताया। हम हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह कंपटीशन ही ऊंच नीच यानी हायरार्की पैदा करता है। इंसानी नेचर पुराने जमाने से ऐसे ही रही है। पुराने जमाने में ताकतवर मर्द को ज्यादा इज्जत, ज्यादा स्टेटस मिलती थी, उसे अच्छे रिसोर्सेस और पार्टनर्स मिलते थे। इसी चक्कर में समाज में हायरार्कीज यानी सीढ़ियां बनती गईं। मर्द हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की कंपटीशन में रहते हैं, वे पावर दिखाना चाहते हैं। वहीं औरतें मिलजुल कर काम करना पसंद करती हैं, पर औरतों की सेहत पर भी इस स्टेटस का असर पड़ता है। मर्दों ने शायद यह ऊंच नीच बनाई हो, पर औरतें भी इसमें फंसी हुई हैं। औरतों को भी समाज में पीछे छूट जाने का दुख बीमार करता है। समाज की यह सीढ़ी, यह हायरार्की हर जगह एक जैसी नहीं होती। बंदरों में भी फर्क होता है। एक तरह के बंदर का बड़ा साहब अकेले सब खा जाता है, लेकिन चिंपैंजी मिलजुल कर खाना बांटते हैं। मतलब नीचे होने का दुख हर समाज में अलग होता है। पुराने जमाने में लोग जिराफ का शिकार करते थे। जिराफ बड़ा होता है, उसे अकेला आदमी नहीं मार सकता। शिकारी आपस में कोऑपरेशन करते थे। जब शिकार मिलता तो सब बांट कर खाते थे, क्योंकि तब फ्रिज नहीं थे, तो दूसरे को खिलाना ही सबसे अच्छा था। आज आप खिलाइए, कल वो खिलाएगा। इसे रेसिप्रोसिटी यानी मेलजोल कहते हैं। लेकिन जैसे ही खेती शुरू हुई, ऊंच नीच ये हायरार्की बढ़ गई। कुछ लोगों ने अनाज जमा कर लिया और वे अमीर हो गए, उनकी स्टेटस बढ़ गई, समाज में दरारें पड़ने लगी। मर्दों में इज्जत यानी स्टेटस पाने की भूख हमेशा से रही है, वे दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेटस सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, जेनरोसिटी यानी दान पुण्य और दया से भी मिलती है।
अगर कोई अमीर आदमी दान करता है तो वह सबको अपनी ताकत, अपनी पावर दिखा रहा होता है। वह बताता है कि उसके पास इतना है कि वह बांट सकता है। यह दूसरों का दिल जीतने का एक तरीका है। लोगों को अपने स्टेटस की बहुत चिंता रहती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। लोगों से पूछा गया, क्या आप 1 लाख कमाना चाहेंगे अगर सब 80,000 कमा रहे हों, या आप 2 लाख कमाना चाहेंगे अगर सब 2.5 लाख कमा रहे हों? ज्यादातर लोगों ने पहला रास्ता चुना। वे चाहते हैं कि वे दूसरों से ऊपर रहें, भले ही पैसे थोड़े कम हों। इसे स्टेटस एंग्जाइटी कहते हैं, हैसियत की चिंता। यही चिंता समाज में गुस्सा और मारपीट पैदा करती है। शिकागो के गरीब इलाकों में लड़के एक दूसरे को जान से मार देते हैं। क्यों? सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए। अगर किसी ने उन्हें गलत तरीके से देख लिया तो वे इसे अपमान समझते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि किसी देश की तरक्की का अंदाजा वहां के लोगों की जिंदगी से लगाना चाहिए। हमें सिर्फ अच्छा खाना पीना ही नहीं चाहिए, हमें अपनी जिंदगी पर खुद का फैसला लेने का हक भी चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। अगर भूकंप आए और आपके पास उसे रोकने का बटन हो, तब वह भूकंप आपके लिए स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर वह बटन सिर्फ बड़े लोगों के पास हो, बड़े लोग उसे जब चाहे रोक दें और छोटे लोग कुछ न कर पाएं, तब छोटे लोगों की हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हमारी जिंदगी में ताकत यानी पावर का यही खेल चलता है। समाज में हमारी जगह ऊंची है या नीची, इसी से तय होता है कि हमारी जिंदगी पर हमारा कितना कंट्रोल है। जिसका कंट्रोल जितना कम, उसकी सेहत उतनी ही खराब। 22 जून 1996 की बात है। फुटबॉल के मैच में हॉलैंड और फ्रांस की टीमें आमने सामने थीं। हॉलैंड की 60% पॉपुलेशन टीवी पर मैच देख रही थी। मैच बहुत रोमांचक था। आखिर में मामला पेनल्टी शूट आउट तक पहुंच गया। एक फुटबॉल प्रेमी के लिए यह मोमेंट बहुत ही बेचैनी भरा होता है। आप प्रार्थना करते हैं या फिर चिल्लाते हैं। उस दिन हॉलैंड में 41 मर्दों को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। आम दिनों के मुकाबले मौत का यह आंकड़ा 50% ज्यादा था। हैरानी की बात यह है कि औरतों की मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि औरतों के लिए फुटबॉल का मैच इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं था। उन्हें मर्दों का निक्कर पहनकर गेंद के पीछे भागना बेकार लगता था। स्ट्रेस वही है जिसे आप महसूस करें। इतिहास में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। 18वीं सदी के मशहूर डॉक्टर जॉन हंटर को दिल की बीमारी थी। वह कहते थे कि मेरी जान उस बदमाश के हाथ में है जो मुझे गुस्सा दिला दे। एक दिन अस्पताल की मीटिंग में उन्हें बहुत गुस्सा आया और वहीं उनकी मौत हो गई। अचानक आने वाले स्ट्रेस तो खतरनाक ही है, लेकिन जो स्ट्रेस हर रोज धीरे धीरे हमें मारता है वह और भी बुरा है। इसे समझने के लिए मारिया और रिक की कहानी को समझते हैं। मारिया एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती है। उसे डर है कि फैक्ट्री कभी भी बंद हो सकती है। उसकी तनख्वाह बहुत कम है। एक दिन पुलिस उसकी कार उठा ले गई। कार छुड़ाने के लिए $200 चाहिए जो उसके पास नहीं है। कार के बिना वह काम पर नहीं जा सकती। काम नहीं तो पैसे नहीं। मारिया को लगता है कि उसकी जिंदगी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। वह बेबस महसूस करती है। अगर रिक की बात करें तो रिक उसी फैक्ट्री का मालिक है। उसे भी चिंता है कि धंधा मंदा चल रहा है। वह फैक्ट्री बंद करने का खुद का फैसला ले सकता है। उसे पता है कि अगर फैक्ट्री बंद हुई तो वह बाहर से सामान मंगाकर बेच लेगा। उसके पास पैसे हैं, स्टेटस है और दोस्तों का साथ है। अगर उसकी कार पुलिस ले जाए तो वह एक फोन घुमाएगा और पैसे दे देगा। उसके लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। रिक और मारिया दोनों को अपनी अपनी जगह टेंशन है, लेकिन रिक के पास पावर है। वह चीजों को बदल सकता है। मारिया के पास कोई रास्ता नहीं है। वह सिर्फ किस्मत के भरोसे है। यही बेबसी मारिया को बीमार बना रही है। जब हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी की मुश्किलें हल नहीं कर सकते तो हमारा शरीर जवाब देने लगता है। स्ट्रेस को कम करने वाली 5 मेन चीजें हैं। पहला, खुद का फैसला लेना यानी कंट्रोल। दूसरा, आने वाली मुश्किल का अंदाजा होना, प्रिडिक्टेबिलिटी। तीसरा, लोगों का साथ मिलना, सोशल सपोर्ट।
चौथा, अपनी इज्जत का बना रहना यानी स्टेटस, और पांचवा, मन बहलाने का जरिया होना यानी आउटलेट्स। अमीर और ऊंचे पद वाले लोगों के पास ये पांचों चीजें होती हैं, लेकिन समाज में नीचे खड़े लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। यही वजह है कि स्टेटस सिंड्रोम उन्हें जल्दी बीमार कर देता है। स्ट्रेस क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ सोचने का तरीका है, पर क्या हम इसे नाप सकते हैं? अगर स्ट्रेस बीमारी की असली वजह है तो हमें इसे गहराई से समझना होगा। मारिया जैसी औरत के लिए जिसकी नौकरी चली गई, यह सिर्फ सोच नहीं है, यह उसकी कड़वी सच्चाई है। शरीर में स्ट्रेस कैसे घुसती है, इसे समझने के लिए जानवरों को देखते हैं। जेब्रा और शेर की कहानी देखिए। जब शेर जेब्रा के पीछे पड़ता है तो दोनों के शरीर में एक जैसा बदलाव होता है। उस समय शरीर अपनी पूरी एनर्जी मसल्स को दे देता है। शरीर जानता है कि यह खाना पचाने या ग्रोथ का समय नहीं है। उस पल में बच्चा पैदा करना या बीमारी से लड़ना भी जरूरी नहीं है। शरीर का पूरा ध्यान सिर्फ जान बचाने पर होता है। इसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट वाला रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमारे शरीर के दो बड़े सिस्टम काम करते हैं। पहला है नसों का सिस्टम। जब आप जोश में होते हैं तो दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब आप योगा करते हैं तो शरीर आराम मोड में चला जाता है। तब पेट में गुड़गुड़ होती है क्योंकि शरीर खाना पचा रहा होता है। दूसरा सिस्टम दिमाग से जुड़ा है। जब दिमाग को खतरा महसूस होता है तो वह कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकालता है। यह हार्मोन थोड़े समय के लिए तो ठीक है, पर अगर यह बहुत ज्यादा निकले तो पेट के पास चर्बी जमा होने लगती है, बेली फैट। इससे शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी भी हो सकती है। हम इंसान शेर से नहीं भागते, पर हमारे लिए ऑफिस की मीटिंग या लोगों के सामने बोलना भी किसी शेर से कम नहीं है। उस समय भी हमारा शरीर वैसा ही महसूस करता है जैसे शेर के सामने जेब्रा। थोड़े समय का तनाव, एक्यूट स्ट्रेस, शरीर के लिए अच्छा है। मुसीबत तब शुरू होती है जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे। इसे क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। जब आप रोज रोज अपने स्टेटस को लेकर परेशान रहते हैं तो शरीर थक जाता है, नसों में गंदगी जमा होने लगती है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बंदरों पर हुई एक रिसर्च में यही देखा गया। जो बंदर अपनी हायरार्की में नीचे थे, अपनी टोली में नीचे थे, उनकी दिल की नसें, उनकी आर्टरीज जल्दी बंद होने लगी। यह उनके खाने की वजह से नहीं था, यह उनके नीचे होने के स्ट्रेस की वजह से था। यही हाल व्हाइट हॉल स्टडी में सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों का भी मिला। सीढ़ी पर आप जितने नीचे होंगे, पेट की चर्बी और ब्लड प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो बात सिर्फ गोलियां खाने की नहीं है। हमें उस चाबुक को, उस विप को रोकना होगा जो हमें स्ट्रेस दे रहा है। यानी हमें अपने समाज और काम करने के माहौल को, हमारे सोशल इन्वायरमेंट को सुधारना होगा ताकि सबको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिल सके। काम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ज्यादातर लोग खाली बैठने के बजाय काम करना पसंद करते हैं, लेकिन काम आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या काम करते हैं। काम हमें सिर्फ पैसा नहीं देता, यह हमें एक पहचान भी देता है, एक आइडेंटिटी। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बताते हैं कि आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं या ड्राइवर। यह समाज में आपकी स्टेटस को तय करता है। एक बड़े अफसर की स्टेटस सड़क साफ करने वाले से ज्यादा होती है और यही चीज हमारी हेल्थ पर असर डालती है। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े साहब को बहुत काम है इसलिए उन्हें बहुत टेंशन है, लेकिन असलियत कुछ और है। टेंशन या स्ट्रेस का मतलब सिर्फ बहुत सारा काम होना नहीं है। असली टेंशन, असली स्ट्रेस तब होती है जब आपके पास काम तो बहुत हो पर उसे करने का कोई कंट्रोल ना हो। नाइजेल और मर्जोरी की कहानी सुनिए। नाइजेल एक बड़ा सरकारी अफसर है। उसके पास 2000 लोग काम करते हैं। उसके पास काम का बहुत बोझ है।
वह कहता है काम बहुत है, बहुत स्ट्रेस है, पर मुझे इसमें मजा आता है। क्यों? क्योंकि नाइजल के पास खुद का फैसला लेने की ताकत है, उसके पास कंट्रोल है। वह तय कर सकता है कि काम कैसे करना है। अब मर्जोरी को देखिए, वह सिर्फ टाइपिंग का काम करती है। उसके पास नाइजल जितना काम नहीं है, लेकिन उसके पास कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है। उसे ऑफिस में बात करने तक की मनाही है। वह कहती है यह काम मेरी आत्मा को मार रहा है। मर्जोरी जैसा काम करने वालों को दिल की बीमारी और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों का अपने काम पर कंट्रोल कम होता है उन्हें हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। यह सिर्फ गरीब लोगों के साथ नहीं होता। एक ही लेवल पर काम करने वाले दो लोगों में से जिसका कंट्रोल कम होगा वह ज्यादा बीमार पड़ेगा। जापान की कंपनियों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है। जापान की फैक्ट्रियों में कारें बेहतर और जल्दी बनती हैं। वहां के मैनेजर अपने वर्कर को इज्जत देते हैं, वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे सलाह ली जाती है। वहां वर्कर और मैनेजर दोनों एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसका नतीजा यह है कि वहां के वर्कर कम बीमार पड़ते हैं और काम भी ज्यादा अच्छा होता है। इसे कहते हैं कोऑपरेशन, यानी मिलजुल कर काम करना। कंट्रोल सिर्फ ऑफिस तक नहीं रहता, घर के हालात भी हेल्थ पर असर डालते हैं। हमने अपनी व्हाइट हॉल 2 स्टडी में एक बात देखी। जिन्हें घर पर अपने कंट्रोल चलाने का मौका नहीं मिलता उन्हें दुखी रहने की बीमारी होने का, यानी डिप्रेशन होने का खतरा ज्यादा है। खासकर उन औरतों के लिए यह बात बहुत जरूरी है। अगर ऑफिस के काम में उन्हें खुशी नहीं मिलती तो वे चाहती हैं कि कम से कम घर पर उनकी चले। अगर वहां भी उन्हें कोई नहीं पूछता तो वे जल्दी बीमार पड़ने लगती हैं। औरतों के लिए घर का कंट्रोल दिल की बीमारी से भी जुड़ा है। नौकरी का चला जाना भी कंट्रोल छीनने जैसा है। मारिया के पति पॉल की नौकरी उसकी मर्जी के बिना गई। मारिया को भी डर है कि उसकी नौकरी चली जाएगी। पॉल को पता नहीं था कि ऐसा होगा। उसकी समाज में स्टेटस भी कम हो गई। स्ट्रेस दूर करने के लिए वह शराब पीने लगा। ज्यादातर नीचे के पदों पर रहने वालों की नौकरी जल्दी जाती है। यह एक बड़ी नाइंसाफी है। 1930 में जब नौकरियां गईं तो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। एक्सट्रीम पॉवर्टी आई। लेकिन 1980 के समय में ऐसा नहीं था। सरकार पैसे तो दे रही थी, फिर भी बेरोजगार लोग बीमार पड़ रहे थे। वैज्ञानिकों और नेताओं के बीच इस पर बड़ी बहस हुई। कुछ ने कहा बीमार होने की वजह से नौकरी छूटती है। कुछ बोले नौकरी जाने के दुख से इंसान बीमार होता है। सच्चाई यह है कि नौकरी जाने से इंसान की समाज में जगह खत्म हो जाती है। वह खुद को बेकार समझने लगता है। मारिया की नौकरी अभी गई नहीं है, पर उसे डर है कि कभी भी उसे निकाला जा सकता है। यह अनसर्टिनिटी, यह अनिश्चितता ही उसे बीमार कर रही है। अभी उसके पैसे कम नहीं हुए, पर उसकी सोच, उसकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं। सिर्फ नौकरी जाने का डर ही हेल्थ बिगाड़ने के लिए काफी है। काम करने के तरीके को भी समझना होगा। हम समाज में मिलजुल कर रहते हैं, हम मेहनत करते हैं और बदले में इनाम चाहते हैं। यह इनाम सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें इज्जत यानी स्टेटस और कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। अगर आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और बदले में आपको इज्जत यानी स्टेटस और पैसा कम मिलता है तो आपको दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। एक अच्छा समाज वही है जहां सबकी मेहनत की कदर हो और सबको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिले। जोसेफ कॉनरॉड की एक मशहूर कहानी है। इसमें एक अमीर जवान लड़का डिकॉर्ड है। वह एक टापू पर अकेला फंस जाता है। वह इतना अकेला था कि उसे खुद पर से भरोसा उठ गया। आखिर में उसने खुद को गोली मार ली। डॉक्टर कहेंगे कि यह सुसाइड थी, आत्महत्या, पर असल में उसे अकेलेपन ने मारा था। क्या अकेलापन, क्या आइसोलेशन सच में जान ले सकता है? हाँ, बिल्कुल। यह सिर्फ मन का दुख नहीं है, यह हमारे शरीर को बीमार कर देता है। हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। आइसोलेशन इसी ताकत को कमजोर कर देता है। जब शरीर कमजोर होता है तो कीटाणु हमला कर देते हैं। स्ट्रेस होने पर मर्द अक्सर या तो लड़ते हैं या भाग जाते हैं।
इसे लड़ो या भागो कहते हैं, फाइट और फ्लाइट। पर औरतें ऐसा नहीं करती। औरतों का तरीका है ख्याल रखना और दोस्त बनना। जरा 1,00,000 साल पहले की सोचिए। एक माँ के साथ उसका छोटा बच्चा है। अगर सामने कोई खूंखार जानवर आ जाए तो माँ क्या करेगी? क्या वह बच्चे को छोड़कर भाग जाएगी? बिल्कुल नहीं। वह बच्चे को सीने से लगाएगी, फिर वह दूसरी औरतों के साथ मिलकर गुट बनाएगी। साथ रहने से सबको सुरक्षा मिलती है। ख्याल रखने और प्यार करने से शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। यह हार्मोन हमें सुकून और शांति देता है। औरतों में यह हार्मोन ज्यादा बनता है, इसलिए कोऑपरेशन उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। समाज का असली मतलब है कि मिलकर काम करना। बंदर एक दूसरे का शरीर साफ करके, ग्रूमिंग करके अपना प्यार दिखाते हैं, पर इंसानों के पास भाषा है। हम बातें करते हैं और गॉसिप लड़ाते हैं। यह गॉसिप ही हमें आपस में जोड़ती है। इससे हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। बीमारी कैसे होती है इसे समझना जरूरी है। नेपोलियन की एक कहानी है। कहते हैं कि वह एक युद्ध हार गया क्योंकि उसे जुकाम था। पर क्या सिर्फ जुकाम से कोई हारता है? नहीं, हार की वजह हालात भी थे। बीमारी के लिए 2 चीजें चाहिए, एजेंट यानी कीटाणु जैसे टीबी का बैक्टीरिया, दूसरा शरीर की ताकत यानी होस्ट रेजिस्टेंस यानी कीटाणु से लड़ने की क्षमता। 100 साल पहले गरीब लोग टीबी से ज्यादा मरते थे। कीटाणु यानी बैक्टीरिया तो सबको लगता था, पर गरीबों के पास लड़ने की ताकत कम थी। उनकी गरीबी और अकेलापन ही उनकी मौत की असली वजह थी। एक कहानी है लाइब्रेरी ऑफ बेबल की। वहां किताबों का ढेर लगा है, पर असली बात है उन्हें ऑर्गेनाइज करना, उन्हें सजाना। डॉक्टर भी बीमारियों को अलग अलग सजाते हैं। मेडिकल की पढ़ाई में हर अंग अलग है, दिल का इलाज अलग, किडनी का अलग, पर बीमारियों की जड़ एक हो सकती है। जैसे मान लीजिए 3 मरीज हैं, एक को बुखार और स्पॉट्स हैं, दूसरे को पेट में बहुत दर्द है, तीसरे को पीलिया हो गया है। डॉक्टर कहेंगे तीनों की बीमारियां अलग हैं। इलाज के लिए यह सोचना ठीक है, पर प्रिवेंशन के लिए तीनों एक हैं। तीनों को बीमारी कंटामिनेटेड फूड यानी गंदा खाना खाने से हुई है। मतलब रूट कॉज गंदा खाना ही है। कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, उनकी फाइलें बहुत मोटी हो जाती हैं। हेंस सेली ने इस पर एक रिसर्च की। उन्होंने देखा कि बीमार होना एक जैसा है, चाहे बैक्टीरिया कोई भी हो। बीमार होने पर शरीर स्ट्रेस में आता है। स्ट्रेस लड़ने की ताकत कम करती है। इससे इंसान को कई बीमारियां घेर लेती हैं। औरतों का स्ट्रेस झेलने का तरीका अलग है। मर्द अक्सर लड़ते या भागते हैं, फाइट और फ्लाइट, पर औरतें ख्याल रखती हैं। वे औरों को दोस्त बनाती हैं, मुसीबत में अपने बच्चों को बचाती हैं, फिर वे दूसरों के साथ मिल जाती हैं। साथ रहने से उनकी ताकत बढ़ती है। इसे ख्याल रखना और दोस्त बनाना कहते हैं। यह मेलजोल, यह सोशल सपोर्ट सेहत के लिए अच्छा है। शादी भी एक तरह का साथ है। शादीशुदा लोग कुंवारों से ज्यादा लंबा जीते हैं। शादी शरीर को बीमारियों से बचाती है। यह मर्द और औरत दोनों के लिए सच है। साथ रहने से लड़ने की ताकत बढ़ती है। जब घर पर सोशल सपोर्ट होता है, मेलजोल होता है, तो दिल का बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। पर हायरार्की यहां भी असर डालती है। समाज में नीचे होने से मेलजोल कम होता है। आइसोलेशन यानी अकेलापन इंसान को कमजोर बनाता है। कम पढ़े लिखे लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनके पास खुद का फैसला लेने की ताकत कम है। उनकी मदद करने वाले लोग भी कम होते हैं। यही स्टेटस सिंड्रोम की कहानी है। नथान डेट्रॉयट और एडिलेड की कहानी भी सुनिए। एडिलेड 14 साल से शादी का इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि इस इंतजार से उसे जुकाम हो जाएगा। उसे लगता था कि अकेलापन उसे बीमार कर देगा। एक डॉक्टर शेल्डन कोहेन ने इस पर रिसर्च की। उन्होंने लोगों की नाक में जुकाम का वायरस डाला। सबको एक जैसा वायरस दिया गया, पर सब बीमार नहीं हुए। कुछ लोग जुकाम से बच गए। डॉक्टर ने देखा कि किनके कितने दोस्त थे। जिनके पास बहुत सारे रिश्ते थे, सोशल रिलेशनशिप्स ज्यादा थे, वे कम बीमार पड़े।
जिनके पास सिर्फ 1 से 3 रिश्ते थे वे 3 गुना ज्यादा बीमार हुए। मतलब सोशल टाइज, मेल जोल हमें बीमारियों से बचाता है। आइसोलेशन यानी अकेलापन सिर्फ जुकाम नहीं देता, यह जान भी ले सकता है। रिक और मारिया की कहानी भी याद कीजिए। फैक्ट्री बंद होने पर रिक के पास उसकी पत्नी और दोस्त थे, पर मारिया के पास कोई सहारा नहीं था। उसका पति खुद दुखी था और शराब पीता था। समाज की सीढ़ी पर आप जितने नीचे होंगे, साथ देने वाले लोग उतने कम होंगे। ऊंचे पद वाले लोगों के पास दोस्त और क्लब्स ज्यादा होते हैं, नीचे वालों के पास सिर्फ परिवार होता है। कभी कभी परिवार भी साथ देने के बजाय बोझ बन जाता है। अब बात करते हैं गुस्से की, हॉस्टिलिटी। कुछ शहर बहुत गुस्से वाले होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क या फिलाडेल्फिया। वहां लोग एक दूसरे पर कम भरोसा करते हैं। सिएटल जैसे शहर शांत और फ्रेंडली होते हैं। जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं वहां सबकी सेहत अच्छी रहती है। इसे सोशल कैपिटल कहते हैं। जब समाज में सोशल टाइज बढ़ता है यानी मेल जोल, तो बीमारियां कम होती हैं। पुराने जमाने के एक वैज्ञानिक एमिल दुर्खीम ने इस पर बड़ी बात कही। उन्होंने देखा कि जहां लोग समाज से जुड़े थे वहां आत्महत्या यानी सुसाइड कम थी। जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो दुख झेलना आसान होता है। एक और बात, दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय इंग्लैंड में लोगों की उम्र बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुसीबत में सब एक साथ आ गए थे, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मान लीजिए आपके घर में बेटा तेज गाना बजा रहा है। अमेरिका या लंदन में पड़ोसी पुलिस को फोन कर देगा, पर जापान के टोक्यो में नजारा अलग है। वहां पड़ोसी बड़े प्यार से आकर आपको समझाएगा। वह कहेगा कि यह मेइवाकू है, यानी पूरे मोहल्ले के लिए शर्म की बात है। जापान में लोग खुद से ज्यादा समाज का सोचते हैं। यही मिलजुल कर रहने की जिम्मेदारी उन्हें हेल्दी रखती है। जापान आज दुनिया में हेल्थ का राजा है। अमेरिका सबसे अमीर है, फिर भी सेहत में पीछे है। जापानी मर्द औसतन 77.5 ईयर्स तक जीते हैं। अमेरिकी मर्द सिर्फ 73.9 साल ही जी पाते हैं। जापान की औरतें तो 84.7 साल तक की लंबी उम्र जीती हैं। अमेरिकी औरतों की उम्र सिर्फ 79.5 ईयर्स है। एक और हैरान करने वाली बात है, 15 साल के अमेरिकी लड़के के मरने का डर 15% है। जापानी लड़के के लिए यह डर सिर्फ 9% है। मतलब अमेरिकी लड़के के लिए खतरा 60% ज्यादा है। लोग पूछते हैं कि जापानी लोग इतने फिट क्यों हैं? यह उनके जीन का कमाल नहीं है। 40 साल पहले उनकी उम्र काफी कम थी। इतने कम समय में जीन्स नहीं बदलते। वे दवाइयों पर भी ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते। अमेरिका के लोग डॉक्टर पर जापान से 2 गुना पैसा खर्च करते हैं, फिर भी जापान के लोग ज्यादा हेल्दी हैं। हैरानी की बात यह है कि जापान के लोग खूब सिगरेट पीते हैं। वहां आधे से ज्यादा मर्द सिगरेट पीते हैं। उनका खान पान भी अब बदल रहा है, फिर भी उनके यहाँ दिल की बीमारी कम हो रही है। वजह है उनका आपस में गहरा मेल जोल, उनका सोशल कोहेजन। जापान में क्राइम भी बहुत कम है। अमेरिका में 1 लाख लोगों में से 700 जेल में हैं। जापान में यह गिनती सिर्फ 48 है, 48। वहां लोग एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर कोई बड़ा अफसर कोई गलती करता है तो वह टीवी पर आकर सबके सामने माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने सबका नाम खराब किया। जापान में नौकरियां अक्सर जिंदगी भर के लिए होती हैं। वहां मालिक अपने वर्कर को परिवार का हिस्सा मानता है। अमेरिका में कंपनियां सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हैं। मंदी आने पर वे वर्करों को काम से निकाल देती हैं। जापान में अमीरी गरीबी का फर्क भी बहुत कम है। अमेरिका में अमीर 20% लोग देश का 46% पैसा ले जाते हैं। जापान में यही अमीर लोग सिर्फ 35% पैसा ही रखते हैं। वहां पैसा सबसे ज्यादा बराबरी से बंटा है। जब जापानी लोग अपना देश छोड़कर अमेरिका गए तो उनकी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इसे नी हॉन शॉन स्टडी में देखा गया। जो लोग अमेरिका जाकर अकेले रहने लगे उन्हें दिल की बीमारी ज्यादा हुई, पर जो लोग अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहे वे दिल की बीमारी से बच गए। साफ है कि अकेलापन जहर है और
साथ रहना दवा। भारत के केरल राज्य में एक बीड़ी फैक्ट्री है। वहां मजदूर दिन भर बीड़ी बनाते हैं, पर वहां एक बहुत अनोखी बात होती है। मजदूरों के बीच एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है। वह न्यूज़पेपर जोर जोर से सबको सुनाता है। बाकी मजदूर अपना काम करते रहते हैं। रोज एक ही काम करना कितना बोरिंग होता है। इंसान का दिमाग थक जाता है। केरल में मजदूरों का मन लगाने के लिए यह तरीका निकाला गया। इससे मजदूरों को दुनिया की खबरें भी मिल जाती हैं। यह दिखाता है कि वहां के लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। वहां लोगों की कमाई बहुत कम है, पर वहां बच्चों की मौत का आंकड़ा बहुत कम है। केरल में 1000 में से सिर्फ 17 बच्चे मरते हैं, 17। वहीं भारत के अमीर राज्यों में यह नंबर 65 है। एडम स्मिथ कहते थे कि कुछ चीजें इज्जत के लिए जरूरी होती हैं, नेसेसरीज हैं, जैसे फ्रिज, टीवी या कार। अगर ये चीजें आपके पास नहीं हैं तो आप समाज में शर्मिंदा महसूस करते हैं। हमारी स्टडी में पता चला कि जिनके पास ये चीजें ज्यादा थी उनकी हेल्थ भी अच्छी थी। कार होना सिर्फ एक इशारा नहीं है, यह आपको खुद पर गर्व महसूस कराता है, आपका सेल्फ स्टीम अच्छा रखता है। इसे दुनिया पर भरोसा भी कह सकते हैं, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी। जब आपको लगता है कि समाज आपके लिए काम कर रहा है तो आप सेफ महसूस करते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि पैसों और दिमाग की शक्ति यानी IQ के बीच गहरा रिश्ता है। जैसे जैसे घर की इनकम बढ़ती है, बच्चों के टेस्ट स्कोर्स अच्छे होते जाते हैं। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इसमें अच्छा खाना यानी न्यूट्रिशन, खेल कूद और सीखने के मौके शामिल हैं। अगर किसी गरीब बच्चे को एक अच्छे और पढ़े लिखे परिवार में गोद दे दिया जाए, एडॉप्शन, तो उसका IQ 12 पॉइंट तक बढ़ सकता है। यही नहीं, उसके क्राइम करने का खतरा भी आधा हो जाता है। इसका मतलब है कि अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल किस्मत बदल सकता है। डॉक्टर जॉन बॉल्बी ने एक बहुत जरूरी बात कही थी। उन्होंने अटैचमेंट की थियरी दी। इसका मतलब है माँ और बच्चे का गहरा रिश्ता। अगर बचपन में बच्चे को अपनी माँ का प्यार और साथ मिले तो वह आगे चलकर मजबूत बनता है। जो बच्चे बचपन में अकेले रह जाते हैं वे बड़े होकर चिड़चिड़े और गुस्सैल यानी अग्रेसिव हो जाते हैं। जेल में बंद ज्यादातर कैदियों के बचपन में यही कमी देखी गई है। बंदरों पर हुई एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ बंदर जन्म से ही बहुत डरपोक और घबराने वाले होते हैं, हाई रिएक्टर्स। वे समाज में सबसे नीचे रह जाते हैं। लेकिन अगर इन डरपोक बंदरों को सुपर मम यानी बहुत प्यार देने वाली माँ के पास छोड़ दिया जाए तो चमत्कार हो जाता है। वे बंदर न सिर्फ निडर बनते हैं बल्कि अपनी टोली के लीडर बन जाते हैं। यानी एक अच्छी माँ और अच्छा एनवायरनमेंट जन्म से मिली कमजोरी को भी, जेनेटिक वीकनेस को भी दूर कर सकता है। हम बंदर तो नहीं हैं, पर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बंदरों पर हुई रिसर्च से एक बात साफ है, बचपन के एक्सपीरियंस जिंदगी भर साथ रहते हैं। माँ बाप हमारे लिए समाज का पहला चेहरा होते हैं। अगर समाज माँ बाप को परेशान करेगा तो उसका बुरा असर सीधे बच्चों पर पड़ेगा। बचपन का असर 3 तरीकों से होता है। पहला तरीका है जो बचपन में हुआ वह छाप छोड़ देता है। दूसरा तरीका है अच्छी और बुरी चीजें उम्र भर जमा होती रहती हैं। तीसरा तरीका है बचपन तय करता है कि आप बड़े होकर कहाँ पहुंचेंगे। आपका बचपन ही आपके फ्यूचर का रास्ता बनाता है। डेविड बार्कर ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि माँ के पेट का माहौल बहुत जरूरी है। अगर बच्चा पैदा होते समय बहुत कम वजन का है तो 50 साल बाद उसे शुगर का खतरा ज्यादा होगा, डायबिटीज का। उसे दिल की बीमारी होने का चांस भी बढ़ जाता है। एक बार वैज्ञानिकों के बीच बड़ी बहस हुई। कुछ ने कहा बचपन सबसे जरूरी है, कुछ ने कहा बड़े होने के बाद के हालात जरूरी हैं। सच्चाई यह है कि दोनों ही जरूरी हैं। अगर बचपन में तंगी थी और बड़े होकर भी मुश्किलें रहीं तो बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। चूहों पर हुई एक रिसर्च बहुत कुछ सिखाती है। अगर चूहा अपनी माँ के प्यार और दुलार में पलता है
तो वह बड़ा होकर कॉन्फिडेंट बनता है, निडर। उसका शरीर स्ट्रेस को अच्छे से झेल पाता है। पर अगर माँ खुद परेशान है और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती तो वे बच्चे जिंदगी भर डरे सहमे यानी स्ट्रेस में रहते हैं। इंसानों में भी यही देखा गया। अनाथ आश्रम यानी ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं। उनकी दिमागी बनावट, उनकी न्यूरोबायोलॉजी तक बदल जाती है। वे बच्चे औरों पर भरोसा नहीं कर पाते। एक और जरूरी बात सामने आई है, सिर्फ सिंगल मदर होना कोई बुरी बात नहीं है। असली समस्या गरीबी और पढ़ाई की कमी है। अगर माँ पढ़ी लिखी है और उसके पास पैसे हैं तो उसके बच्चे और बच्चों जैसे ही हेल्दी होते हैं। पर अगर माँ गरीब और हेल्पलेस है तो उसके बच्चों को मुश्किलें ज्यादा आती हैं। डाइवोर्स यानी तलाक का भी बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। जो लड़कियां बचपन में माँ बाप का झगड़ा देखती हैं उन्हें बड़ी होकर डिप्रेशन ज्यादा होता है। यह सिर्फ माँ बाप के अलग होने का दुख नहीं है, यह उस इन्वायरमेंट का असर है जो उन्हें घर में मिला। समाज में नीचे होने का मतलब है जिंदगी पर कम कंट्रोल और लोगों के साथ कम मेलजोल यानी सोशल पार्टिसिपेशन। जब ये दो चीजें कम होती हैं तो शरीर बीमारियों के लिए कमजोर हो जाता है। हमें इस इनइक्वालिटी की चिंता क्यों करनी चाहिए, इस फर्क की? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, फायदा यानी एफिशिएंसी। अगर पूरे देश की सेहत सुधारनी है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। अगर आधा देश बीमार रहेगा तो तरक्की कैसे होगी? दूसरा, काम करने का तरीका। सिगरेट के बारे में सोचिए। अमीर लोग पढ़ लिख कर जल्दी सिगरेट छोड़ देते हैं, पर गरीब लोग स्ट्रेस की वजह से इसे नहीं छोड़ पाते। हमें गरीबी दूर करने पर ध्यान देना होगा। तीसरा और सबसे जरूरी, मोरालिटी यानी इंसाफ। किसी इंसान का कम जीना सिर्फ इसलिए कि वह समाज की सीढ़ी पर नीचे है, यह सरासर गलत है। एक अच्छा समाज, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी वही है जहां कोई भी इंसान हेल्पलेसनेस की वजह से जल्दी न मरे। पिछले 30 सालों में अमेरिका और ब्रिटेन में सेहत का यह फर्क बढ़ा है। हमें इसे ठीक करना होगा। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह सबको इज्जत यानी स्टेटस देने की बात है। लोग कहते हैं कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, पर सिर्फ मौका देना काफी नहीं है। अगर आप 2 बच्चों को एक जैसी पेंसिल दें तो जरूरी नहीं कि दोनों अच्छी कहानी लिख सकें। जिस बच्चे के घर में पहले से तंगी है उसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। हमें 4 चीजों पर काम करना होगा। बच्चे यानी चिल्ड्रन। गरीब बच्चों को बचपन से ही अच्छी पढ़ाई और सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा, काम यानी एम्प्लॉयमेंट। ऑफिस में वर्कर को सिर्फ हुक्म न दें, उसे थोड़ा खुद का फैसला, ऑटोनॉमी लेने की आज़ादी दें। तीसरा, कम्युनिटीज। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जहां सब सुरक्षित यानी सेफ महसूस करें। और चौथा, ओल्डर पीपल यानी बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्गों का समाज से जोड़ कर रखें। अकेलापन यानी आइसोलेशन जान ले सकता है। यह किताब सिर्फ विज्ञान की बातें नहीं करती, यह हमें रास्ता दिखाती है। हमें सिर्फ बेहतर दवाइयाँ नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ सबको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिले। हम सबको मिलकर यह बदलाव लाना होगा ताकि कोई भी हेल्पलेसनेस की वजह से जल्दी न मरे। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।